हमने आपको बताया था अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 ये बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। मानो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 ग्राउंड हैं, 5 ग्राउंड आपको याद रखने हैं, 5 ग्राउंड्स हैं ये। और लिखा है केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। माने अगर मान लीजिए कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है सपोज, तो वहां पर सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, वहां पर कोई दूसरी चीजें हैं, उसमें लिंग भी आ रहा है मगर वहां कोई दूसरी चीजें हैं जो भेदभाव करवा रहा है। उससे लिंग के आधार पर नहीं किया जाए, कहीं आपको नजर आ जाए धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। कहा गया केवल, मानो मूल रूप से बेसिकली धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, वहां धर्म भी पॉइंट आ सकता है मगर सिर्फ इनके आधार पर कि आपका डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव का आधार ही है धर्म, तो ये नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 क्लॉज ये कहता है कि राज्य, कौन राज्य माने स्टेट माने सरकार। अब राज्य क्या है आपको अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि हर चीज जहां पर सरकार का हस्तक्षेप है, हर सरकारी अधिकारी राज्य है, हर गवर्नमेंट बॉडी राज्य है। फिर यह भी बताया गया राज्य में प्राइवेट बॉडी भी आ सकती है। अगर सरकार ने उस प्राइवेट बॉडी को इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि आप मेरी तरफ से ये सारे काम करोगे, आप मेरी तरफ से ये सारी चीजें रेगुलेट करोगे, नियंत्रित करोगे, अगर सरकार ने किसी प्राइवेट बॉडी को ये अथॉरिटी दे दी है तो प्राइवेट बॉडी जो काम कर रही है यह माना जाएगा राज्य कर रही है, क्योंकि राज्य तो करवा रही है। वो जो कुछ कर रही है उसके पास अपनी अथॉरिटी थोड़ी है, उसको तो राज्य से अथॉरिटी दी गई है। तो भले हो प्राइवेट बॉडी हो, यह माना जाएगा राज्य हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और जहां जहां हमको राज्य के विरुद्ध प्रोटेक्शन मिला हुआ है वहां वहां हम जो है एक्शन करेंगे। ये नहीं कह सकते ये तो प्राइवेट बॉडी थी, नहीं नहीं, आप सरकार हो और आपने मेरे अधिकार का उल्लंघन किया है, हम इस पर केस करेंगे। तो 15 क्लॉज ये कहता केवल इन या ये या ये या ये या ये या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, ये वही चीज तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून के आगे समान है, इसी बात को तो शो कर रहा है। 15 क्लॉज 2 ये बताता है कि ना तो राज्य करेगा और ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भेदभाव करेगा। यह सिर्फ राज्य को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यह राज्य को कमांड कर रहा है, यह राज्य को आदेश दे रहा है कि आप इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करोगे। और यह बता रहा है कि राज्य और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों नागरिकों के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। एक ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि 15 क्लॉज 1 ये बताता है ये राज्य को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, राज्य पर जो है प्रतिबंध लगा रहा है। और ये अधिकार दिए किसको गए हैं, सिर्फ नागरिकों को। मूल अधिकार 2 प्रकार के हैं, एक तो सभी को दिए गए हैं, आप नागरिक हो या ना हो सबको दिए गए हैं। एक मूल अधिकार वो है जो सिर्फ नागरिकों को है, जिसे अनुच्छेद 14 था वो यूनिवर्सल था, लेकिन ये सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक, तो 15(1) सिर्फ राज्य को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, 15 क्लॉज 2 कह रहा है राज्य और प्राइवेट इंडिविजुअल, राज्य और एक व्यक्ति भी किसी नागरिक को इन आधारों पर जो है प्रतिबंधित नहीं करेगा। तो 15 क्लॉज 2 किसको, इसमें कौन कौन आ रहा है, राज्य भी प्लस निजी व्यक्ति भी आ रहा है। माने दोनों ही जो है, दोनों ही हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों ही जो है किसी नागरिक के मूल अधिकार का वायलेशन नहीं करेंगे। यहां पर जो हमको मूल अधिकार दिए गए हैं न सिर्फ स्टेट के आगे से दिए गए हैं, हमको वो मूल अधिकार प्रोटेक्ट करते हैं एक प्राइवेट पर्सन से भी। अब कोई नल लगा हुआ है, सार्वजनिक नल है, राज्य तो ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता कि इस नल से इस धर्म का, इस जाति का, इस लिंग का पानी नहीं पी सकता। राज्य तो ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता। राज्य तो छोड़िए, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भी सार्वजनिक नल पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब मान लीजिए कोई खास जाति का जाता है, उससे पानी पीता जाकर, वो रोकता नहीं तुम इस जाति के हो, तुमको पानी नहीं पीने देंगे, तो उस व्यक्ति के उस अधिकार का वायलेशन हुआ है जो उसको आर्टिकल 52 में मिले हुए हैं।
आर्टिकल 52 निजी व्यक्ति से भी सुरक्षा दे रहा है। और जब हमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो व्यक्ति कहेगा कि निजी व्यक्ति ने जो मुझे उस सार्वजनिक नल से पानी पीने नहीं दिया, उस प्राइवेट पर्सन ने, सरकार ने तो नहीं किया, सरकार ने तो हम भेदभाव नहीं किया, मगर उस प्राइवेट इंडिविजुअल ने, उस निजी व्यक्ति ने उस कुएं से मुझे पानी नहीं पीने दिया, उस तालाब का प्रयोग नहीं करने दिया। तो इस आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहेगा सीधे मेरे पास क्यों आ गए, आप कहां रहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते, ऐसा नहीं कहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्टर है हमारे मूल अधिकार का। यहां तक बात समझ आ गई ना। जो सबरीमाला केस था वो भी उसमें एक इस ग्राउंड पर भी उसको चैलेंज किया गया था कि जो है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, और ना राज्य कर सकता है और ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। तो आर्टिकल 15 का जो वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल वायलेशन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्त्रियां भी उस मंदिर में जा सकती हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बातें आई, एक होता पब्लिक मॉरलिटी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। पब्लिक मॉरलिटी ये होती है कि समाज में जिसको जो है सार्वजनिक रूप से कहा गया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको मान्यता मिली हुई है, उसको कहते हैं पब्लिक मॉरलिटी, लोक नैतिकता। तो लोक नैतिकता में हो सकता है कि इस चीज का विरोध किया जाए कि खास वर्ग की स्त्रियां, खास उम्र वर्ग की स्त्रियां वहां ना जाएं, हो सकता है पब्लिक मॉरलिटी को उसको समर्थन हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पब्लिक मॉरलिटी से ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता लोक नैतिकता से ऊपर है। इसलिए जहां दोनों में टकराव होगा वहां संवैधानिक नैतिकता की बात मानी जाएगी, जो पब्लिक मॉरलिटी की बात नहीं मानी जाएगी, सोशल मॉरलिटी की बात नहीं मानी जाएगी। तो वहां जब भी कुछ रहा हो, लेकिन संविधान कहता है कि दोनों को बराबर अधिकार है। संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हुए, कि स्त्रियों को भी है मंदिर में जाने का उतना ही हक है जितना कि पुरुष को है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ठीक, हो सकता है आने वाले 5, 10, 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को पलट दे। ठीक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब डेवलपमेंट होता है, नए नए विचार आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने अतीत के निर्णयों को पलटा है। कई बार ऐसा हुआ है। आज की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पब्लिक मॉरलिटी से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, और संविधान का अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर किसी भेदभाव को रोकता है। आते हैं 15 क्रॉस 3 कहता है कि ठीक है, हम लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन हम स्त्रियों और बच्चों के लिए हम विशेष स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। जो बना सकते हैं, आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। अगर आप उनके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं करेंगे, वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। वो आप हमेशा कहते रहोगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई समान। नहीं, यहां पर कानून के आगे हर कोई समान नहीं है। कमजोर वर्ग के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। तो ये क्या, ये स्त्रियों और बच्चों को रियायत देता है। यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ की कसम नहीं चलेगी। माने ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। यहां से क्या शुरू होता है, अपवाद। यहां से अपवाद शुरू होता है। ठीक, यहां तक बात पूरी क्लियर थी ना। अब अनुच्छेद 15(4) में आते हैं। 15(4) ये लिखा है सामने, आपको लिखा दिया था 15(4). 15(4) में नहीं बताया कि स्त्रियों और बच्चों को यहां पर याद है 15(3) में। इसमें जो है ओबीसी है, एससी है और एसटी है, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। जो चीज स्त्रियों और बच्चों के लिए 15(3) में की जा रही है, सेम चीज जो है 15(4) में ओबीसी, एसटी और एसटी के लिए की जा रही है। मूल संविधान में सिर्फ यहां तक की बातें थी। अनुच्छेद 15 में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 बस यहां तक थी। ये जो है, जो ये चीज जोड़ी गई है, ये जो है, जो फर्स्ट संशोधन हुआ है 1951 में। एक जो है केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के आगे। वहां पर क्या किया गया था कि कुछ जाति लोगों को जो है आरक्षण दिया गया था। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है शिक्षा संस्थानों में। ये कोर्ट था मद्रास, ये मद्रास का केस था। मद्रास में जो है
1927 में जो है वहां के जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज इस प्रकार का जो हायर इंस्टीट्यूशन था, वहां पर जाति के आधार पर स्वतंत्रता के पहले से आरक्षण दिया जा रहा था कि जो ब्राह्मण है उनको इतनी सीटें अलॉट की जाएंगी, जो नॉन ब्राह्मण है उनको इतनी सीटें अलॉट की जाएंगी। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से, और संविधान कहता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये काम चलता रहा। एक मिस्टर चंपकम दोराई राजन थे, उनको एडमिशन नहीं मिला इस आरक्षण के चलते, तो उन्होंने मद्रास में जो अपील कर दी, ऐसी सी बात है। तो फिर वही केस मद्रास, वहां से पहुंचता हुआ केस वहां मद्रास का क्या डिसीजन था हमें नहीं पता, शायद उन्होंने जो डिसीजन कर दिया था कि हाँ इनको जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है जाति के आधार पर आरक्षण, जाति के आधार पर कोई भेदभाव को मना करता है। तो इस आधार पर जो है वो जो रूल था वहां का उसको उसका रोका गया। तो फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने फिर संविधान में संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने संविधान में संशोधन करके कह दिया कि SC ST, और उसमें OBC नाम नहीं था, उसमें नाम था, और आज यही नाम चल रहा है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, जिनको हम आज OBC कहते हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके लिए विशेष प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, उनके लिए विशेष रियायत की जा सकती है। उसके बाद जो है इनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह आरक्षण की व्यवस्था किसमें की जा रही है, ये शैक्षिक संस्थाओं में की जा सकती है, नौकरियों में नहीं, शैक्षिक संस्थाओं में। ठीक, हाँ नौकरी तो वो उसके लिए अलग आर्टिकल है। अनुच्छेद 15 जो है नौकरी से हट के अन्य मामलों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, कोई पब्लिक एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हम देखते नहीं है कि हम जो है उनको रियायत दी जाती है फीस में। ये रियायत दी जा रही है, ये जो है इसके अंतर्गत की जा रही है अनुच्छेद 15(4) के तहत, क्योंकि हम उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। अब आज हमको आपको बताना है अनुच्छेद 15(4). अब आप किस कम पढ़ रही है, ये आर्टिकल 15(3) के तहत हो रहा है। ठीक, अब कोई वो नहीं कह सकता कि देखिए ये लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लड़के को कम फीस, लड़के को ज्यादा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अनुच्छेद 14 है, उसी का तो पर्टिकुलर केस है ये अनुच्छेद 15 का ये क्लॉज। अच्छा, हाँ, तो अब SC और ST यहाँ पर वो वहां पर दोनों चीजें आ रही है, एक तो स्त्री है और उसके बाद SC है। ठीक है, तो वहां पर उसको SC की रियायत दी जा रही है, और हम ये कहेंगे कि जो है अनुच्छेद 15 के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसी सुविधा देता है, और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया था अनुच्छेद 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ से जो समानता नहीं आ सकती। समानता लाने के लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें चाहिए, ये तो सच है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ पर ही आप चक्के रहोगे तो जो आगे बढ़ गया आगे बना रहेगा, पीछे बढ़ गया पीछे बना रहेगा। तो हमको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी प्रयोग करना होगा, उसको भी अप्लाई करना होगा, जो हमने यूएससी से लिया है। ठीक, अब 15 ये कहता है, ये स्पेशली है शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण से, जो 15(5) है, ये जो है ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए है, जो शैक्षिक संस्थाएं, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं इससे उसी से संबंधित है। यहां पर क्या है, क्लॉज 3 क्लॉज 4, यहां शैक्षिक संस्था भी हो सकती है, इसके अलावा अन्य एरिया भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है,
ये शैक्षिक संस्थाएं, और चाहे वो कैसी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो निजी हो। निजी में निजी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकार से सहायता प्राप्त है, सरकार से सहायता प्राप्त, एक तो ये निजी होते हैं, और एक होते हैं कोई सहायता प्राप्त नहीं है, जिसको कहते हैं गैर सहायता प्राप्त। गैर सहायता प्राप्त अनुच्छेद 15(5) कहता है कि कोई शैक्षिक संस्था है, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, निजी में क्या सरकार से उसको मदद मिल रही हो, ग्रांट अनुदान मिल रहा हो, या सरकार से उसको कोई मदद नहीं मिल रही है, ठीक, दोनों जगह जो है सरकार अगर चाहे तो यहां पर भी जो है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो है विशेष प्रोविजन कर सकती है। यहां पर जो है ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि 15(5) जो है ये शिक्षा से संबंधित है। सिर्फ जो 15(4) है ये जो है अगर शिक्षा होगी तो ये जो है सरकारी जो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर इस वर्ग के लिए विशेष रियायत की जा सकती है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी रियायत की जा सकती है। लेकिन जो 15(5) है +5 ये सिर्फ शिक्षा से ही संबंधित है। शैक्षिक संस्थाओं में, और चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, वहां पर एडमिशन जो है इस वर्ग को आरक्षण देने की अनुमति सरकार को प्रदान की गई है। सरकार ने अनुच्छेद 15(5) में यह कहा है कि जो है जो नहीं, इसमें हाईली अकेले बात नहीं, यहां पर निजी भी आ गया है। यहां पर जो है सिर्फ पब्लिक रहेगा, यहां पब्लिक रहेगा, तो ये सब शिक्षा से संबंधित है। यहां पर शिक्षा संस्थानों के अलावा भी जो आप रियायत की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सीटें जो है, जैसे कि जो स्थानीय निकाय में जो है हम सीटों को अलाउड करते हैं, शैक्षिक संस्था तो नहीं है, ठीक, तो ओबीसी को, एससी को, एसटी को हम क्या स्थानीय निकाय में सीटें अलाउड नहीं कर देते हैं, तो वो क्या है, इसी के अनुरूप है, आर्टिकल 15(4) के अनुरूप है वो। लेकिन ये चीज जो है 15(5) है सिर्फ शिक्षा से संबंधित है, और सिर्फ शिक्षा में इसलिए उसको लाया गया क्योंकि यहां पर उसमें क्या बात थी कि निजी क्षेत्र में जो है मांग की जा रही थी। तो अगर सरकार ने कभी कोशिश करी निजी क्षेत्र में, तो उन लोगों के निजी क्षेत्र जिन्होंने कहा था कि हम सरकार से कोई सहायता नहीं लेते, हम एक प्राइवेट स्कूल है और हम सरकार से, एक प्राइवेट कॉलेज है, हम तो सरकार से कोई सहायता भी नहीं लेते, तो आप मेरे यहां पर रिजर्वेशन कैसे ला सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट का बात सही है, सरकार रिजर्वेशन अगर देना चाहती है तो वो अपने सरकारी कॉलेज में दे सकती है। सरकार रिजर्वेशन देना चाहती है तो प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी दे सकती है, क्योंकि वो सरकार से सहायता ले रहे हैं। मगर कोई ऐसा कॉलेज, ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन जो सरकार से कोई भी सहायता नहीं ले रहा, प्राइवेट है, आप उसमें कैसे आप रिजर्वेशन दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे सरकारी संस्थान जो एक तो प्राइवेट है और अनएडेड है, सरकार से उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है, वहां पर सरकार अपनी रिजर्वेशन स्कीम को लागू नहीं कर सकती, सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए ये एक संविधान संशोधन किया गया 15(5) और कहा गया न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी में न सिर्फ सहायता प्राप्त बल्कि सरकार से जो सहायता जिनको नहीं मिल रही है, ऐसे निजी संस्थान में भी जो है हम रिजर्वेशन दे सकते हैं एससी, एसटी और ओबीसी को। कौन? प्राइवेट तो मना कर ही दिया था उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सरकार के पास ताकत होती है, सरकार ने जो है निजी स्कूलों में जो है या निजी कॉलेजों में रिजर्वेशन स्कीम देने की बात करी तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सही है कि जो है वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि प्राइवेट स्कूल है और उनको सरकार से सहायता भी नहीं मिल रही है। अगर सरकार से सहायता मिल रही तो सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, उनको सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही, खुद के तो निजी है।
इसलिए जो है उन पर जो है ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। हमें संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 जो है हमको अधिकार देता है कि हम अपना कोई भी व्यवसाय कर सकें। ठीक, तो इसका उन्होंने आधार बनाया, इसका हाँ, हाँ, तो इसके लिए इसके बाद इनको संशोधन करना पड़ा जो है 93rd। तो 93rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये क्लॉज जोड़ा गया। ठीक, ये हुआ था 2005 में। 2005 में 93rd अमेंडमेंट हुआ था और संविधान में ये नया क्लॉज जोड़ा गया 2005 में कि जो है वो शैक्षिक संस्थाएं चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, निजी में चाहे उसको सरकार से सहायता मिल रही हो या ना मिल रही हो, हम वहां पर रिजर्वेशन स्कीम को जो है लागू करेंगे। इसका बस ये अपवाद रखा गया कि जो वो शैक्षिक संस्थान हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोई क्रिश्चियन मिशनरी अपना स्कूल खोलती, कॉलेज खोलती है, इस प्रकार के कोई या कोई मुस्लिम जो है संस्था है जो अपने लिए अपना कॉलेज स्कूल खोल रही है, इस प्रकार के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं बस वहां पर जो है ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, कोई संविधान उनको अधिकार देता है अपने शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का और उसको प्रबंध करने का। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये छूट दी गई है कि आप यहाँ सरकार की ये रिजर्वेशन स्कीम नहीं लाई जाएगी। हाँ, ये वहां पर उन पर सरकार अपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। इनको तो सरकार की स्कीम को मानना पड़ेगा। सरकार की जो भी रिजर्वेशन स्कीम आएंगी उसको सरकारी को तो मानना ही पड़ेगा, निजी को भी मानना पड़ेगा, चाहे सरकार से उसको सहायता मिल रही हो या ना मिल रही हो। लेकिन सरकार की रिजर्वेशन स्कीम किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं की जाएगी। नहीं बात समझ आई? इसको पूरा मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको स्पेशल लिखेंगे, मिटा रहे हैं। अब देखिए, हम आप इसी बात को फिर से बता रहे हैं। 2005 में जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 15 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल था एक नया क्लॉज जोड़ा गया। आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया। आर्टिकल 15 था, इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया 5, ठीक। 5 जो है ये बताता है कि जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं माने ओबीसी, जो एससी हैं अनुसूचित जाति के, जो एसटी हैं अनुसूचित जाति के, इनकी उन्नति के लिए सरकार माने राज्य को शक्ति है कि वो स्पेशल प्रोविजन विशेष व्यवस्था करे, ठीक। और इन सबको एससी एसटी ओबीसी को जो है शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन में प्रवेश में आरक्षण प्रवेश में जो है इन प्रवेश में जो आरक्षण दे। और ये शैक्षिक संस्थाएं होंगी चाहे ये सरकार की हो वहां पर भी, चाहे प्राइवेट हो वहां पर भी। प्राइवेट में चाहे उनको सरकार से सहायता मिल रही हो या सरकार से सहायता न मिल रही हो, मगर जितने भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान हैं उनमें ये रिजर्वेशन स्कीम लागू नहीं होगी। इसके अलावा अनुसूचित 6 में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अगर वहां पर कोई शैक्षिक संस्थान है वहां पर भी रिजर्वेशन स्कीम लागू नहीं की जाएगी। जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां के शैक्षिक संस्थानों में ये एससी एसटी ओबीसी को जो है एडमिशन में जो है आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
ठीक। और जो है जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे आरक्षण नहीं दिया गया। इसके अलावा सरकारी निजी हर जगह उनको आरक्षण देने के लिए सरकार को, राज्य को अधिकार, ये संविधान का अनुच्छेद का ये क्लॉज देता है। अब सरकार को जो है ये अधिकार दे दिया। अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार अगर चाहती है देना तो एक कानून पारित करेगी और कानून पारित करके वो चीज दे देगी। ये अनुच्छेद जो है सरकार को, राज्य को ये अथॉरिटी देता है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो, कोई स्पेशल प्रोविजन करना चाहते हो, एडमिशन में उनको रिजर्वेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अब आप सोचिए आपको देने के लिए देना है। अब अगर सरकार कहती है मुझे देना है तो उस पर कानून बना तो उन्हें दे देगी। सरकार ने 2006 में कानून लाया, 5 ये अमेंडमेंट हुआ, सरकार ने 2006 में कानून ला दिया, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान एडमिशन में रिजर्वेशन एक्ट, और बनाकर ओबीसी को जो है जितने भी जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे सेंट्रल के, जैसे आईआईटी, आईआईएम, इन सब में जो है ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, एससी को जो है 15% दे दिया, एसटी को 5% दे दिया। ठीक। अब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है चाहे वो निजी हो वहां पर भी स्कीम चलेगी, बस माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक। आप लोगों ने 15(4) तक लिख लिया था ना। 15 पॉइंट लिखाने पहले एक चीज हम आपको बताएंगे। जो अनुच्छेद 15(4) है, जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात करता है, माने ओबीसी की बात करता है। संविधान में ओबीसी नहीं लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की बात करता है, क्योंकि नागरिकों को दिए जा रहे हैं। ठीक। इसके लिए जो है हमारे संविधान में एक आर्टिकल है अनुच्छेद 340, ये जो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनकी दशाओं में का अनुसंधान करने के लिए, उनकी कंडीशंस का इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक। अनुच्छेद 340 क्या व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक। हम लिखा देंगे आप समझिए। अनुच्छेद 340 आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए, पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार के लिए, पिछड़े वर्ग की दशाओं की जानकारी लेने के लिए, उनकी दशाओं का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की अथॉरिटी राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस आयोग का गठन करता है, इससे कहता है कि जरा आप पिछड़े वर्गों की जब पहचान कीजिए, उनकी दशाओं को देखिए और फिर मुझे सुझाइए इनके लिए क्या करना चाहिए। ठीक। तो इस प्रकार के समय समय पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का समय समय पर जो है गठन किया गया है। जैसे 1953 में एक आयोग गठन किया गया था, काका कालेलकर आयोग। 1953 में इसका गठन किया गया था। माने ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था। 1953 में गठन किया गया था काका कालेलकर आयोग। ठीक।
इसके बाद जो है 1979 में एक आयोग का गठन किया गया था, बीपी मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था। अनुच्छेद 340 के तहत जो मंडल साहब थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, उन्होंने बताया था कि जो ओबीसी हैं, माने एक तो पिछड़ा वर्ग वो है जो एससी है, एक पिछड़ा वर्ग वो है एसटी है, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग बचा उसको कहा ये अदर बैकवर्ड क्लास है। जो ओबीसी है, ओबीसी को जो है 27% जो है आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। ये मंडल ने बताया था, बीपी मंडल ने। आप लोगों ने मंडल कमीशन कई बार सुना होगा, सुना है? नहीं सुना? अच्छा, बहुत फेमस रहे ये। तो अनुच्छेद 340, अभी इतना आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्गों की दशाओं में सुधार करने के लिए, उनकी दशाओं की खोजबीन करने के लिए कि उनकी दशाएं कैसे चल रही हैं, उनकी दशाओं पर जांच करने के लिए अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने की अधिकार देता है। ठीक, तो जो है इसको हम आपको अभी इतनी बात आपने समझ ली है, इसको जब आपको हम पूरा अनुच्छेद के पूरे 15 के पद बता देंगे तब आखिरी में हम ये चीज आपको लिखाएंगे। आपके पास ये याद रखना है, एग्जाम से जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत क्या है। अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को अधिकार देता है वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे ताकि पिछड़े वर्ग की दशाओं की जानकारी या जांच की जा सके। हाँ, अब आप हेडिंग डालिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये हेडिंग होगी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष 2005। ठीक, हेडिंग डाल दी। बैकअप देखिए, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। किसमें प्रवेश है? शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, ये हेडिंग है। ब्रैकेट में है शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। ठीक, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। रिजर्वेशन, आज रोशनी की क्या तबियत सही नहीं है? कोई बातचीत नहीं हुई? तो उसके लिए जो है थोड़ा समय को थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया जाए, 10 बजे से कर दिया जाए क्लास। सर्दी भी आ रही है और जब स्टूडेंट्स कम होते हैं तो हर स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ब्लाउज को
देखिए, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन। द स्टेट, ये क्लॉज 15 का क्लॉज 5 है। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ। द स्टेट इज एम्पावर्ड to make a special provision, to make a special provision for the advancement of, for the advancement of any socially and educationally, socially and educationally backward classes of citizens, backward classes of citizens, or for scheduled caste, or for scheduled caste, or scheduled tribes। क्या पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़िए। regarding their admission, regarding their admission to educational institutions, to educational institutions including private educational institutions, including private educational institutions, including private educational institutions, whether aided or non-aided, whether aided or unaided। पूरी बात समझ में आ रही है? except minority educational institutions, except minority educational institutions। पूरी बात समझ आ गई? हिंदी में लिख लीजिए। यह राज्य को अधिकृत करता है, मान ये आर्टिकल, ठीक है, यह राज्य को अधिकृत करता है, यह राज्य को अधिकृत करता है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों अथवा अनुसूचित जाति, अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति, अथवा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की उन्नति के लिए, वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध करे।
इसके अंतर्गत राज्य इन वर्गों को इसके अंतर्गत राज्य इन वर्गों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। राज्य शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये आरक्षण निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी लागू किए जा सकते हैं। ये आरक्षण निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी लागू किए जा सकते हैं। चाहे इन निजी शैक्षिक संस्थाओं को राज्य से अनुदान प्राप्त है या नहीं। चाहे इन निजी शैक्षिक संस्थाओं को राज्य से या राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? सबको तो एकदम क्लियर है ना? पढ़ा चेंज करके लिखिए परंतु अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर क्या लिखा है? परंतु प्रवेश में आरक्षण का यह नियम लागू नहीं होगा। देखिए एग्जाम में बस ये पूछा जा सकता है कि शिक्षा में प्रवेश से संबंधित या शिक्षा में आरक्षण या कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। तो आपका जो है 93वां संविधान संशोधन। ठीक, निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 93rd। ये पूछा जाएगा कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध किससे है। जो है हो सकता आर्टिकल ना पूछे, बस इसका संबंध किससे है? में आरक्षण से है। ठीक, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आपसे कोई डाउट नहीं ना? अब देखो जो बातें जो यहां कही गई हैं अनुच्छेद 15(5) में, बाद में 2019 में, ये क्या है? ये है शिक्षा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। ये अनुच्छेद 15(5) ही है। ये किनको आरक्षण दे रहा है? ये ओबीसी को दे रहा है, एससी को दे रहा है, एसटी को दे रहा है। माने ये सरकार को ये अधिकार देता है कि वो अगर चाहे तो ऐसी व्यवस्था कर सकता है। देखिए संविधान में ये चीज लिखी होने मात्र से आरक्षण नहीं मिल जाएगा। ये तो बस ये बता रहा सरकार को अथॉरिटी है। अब सरकार अगर देना चाहती है तो फिर उसके लिए कोई लॉ बनाएगी,
तभी तो इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं ना कि संविधान सरकार को अथॉरिटी देता है कि अगर आप चाहते हो कि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी हो, उनकी उन्नति के लिए कुछ किया जाए तो आप कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये इस बात का सरकार को अथॉरिटी दे रहा है कि अगर आप उनके लिए कोई रिजर्वेशन स्कीम एडमिशन में लाना चाहते हैं तो आप न सिर्फ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ला सकते हैं, आप प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ला सकते हैं। और वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और न सिर्फ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो सरकार से ग्रांटेड है, एडेड है, बल्कि कोई ऐसा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, जो सरकार से कोई भी मदद नहीं मांगता, पूरी तरीके से 100% वो निजी है, वहां पर भी आप अपनी रिजर्वेशन स्कीम को अप्लाई कर सकते हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सरकार को अथॉरिटी दी है तो सरकार ने इस अथॉरिटी का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो है 2006 में सरकार ने 2006 में जो है एक पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। एक्ट का नाम था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल, यहां पर है सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ब्रैकेट में था रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। पार्लियामेंट ने क्या किया कि वर्ष 2006 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान ब्रैकेट में एडमिशन में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। ठीक, और पारित करके उसने क्या किया, जितने भी उच्च केंद्रीय शैक्षिक संस्थान थे वहां पर जो है ओबीसी को 27% कोटा दे दिया। ठीक, लिख लीजिए आर्टिकल 15(5) का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 15(5) का प्रयोग करते हुए by exercising the right under Article 15 Clause 5, the Parliament enacted Central Educational Institution Reservation in Admission Act 2006। अनुच्छेद 15(5) का उपयोग करते हुए संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान, संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान ब्रैकेट में प्रवेश में आरक्षण ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में प्रवेश में आरक्षण ब्रैकेट बंद अधिनियम 2006 पारित किया। 2006 पारित किया। पारित किया जिसमें ओबीसी को, जिसमें केंद्रीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं में, जिसके द्वारा केंद्रीय उच्च शैक्षिक संस्थाएं सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें केंद्रीय उच्च शैक्षिक संस्थाओं, जिसके अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम भी शामिल थे, जिसके अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम, आईआईएम माने है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम भी शामिल थे, में ओबीसी को 27%, में ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एससी को 15% और एसटी को 5% प्रवेश में आरक्षण देने की व्यवस्था की। ठीक,
मिटा दे। अब देखिए, हमने आपको बताया 93rd संविधान संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ये हमने बताया आपको। ठीक, कब का है ये? 2005 का। ठीक, ये शिक्षा में प्रवेश में किसको आरक्षण दे रहा है? शिक्षा में प्रवेश में किसको आरक्षण दे रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी। लगभग बिल्कुल इसी प्रकार की एक व्यवस्था फिर की गई वर्ष 2019 में। तब कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? 103, 103rd जो है अमेंडमेंट। इसके द्वारा एक कौन सा नया क्लॉज जोड़ा गया? 15 क्लॉज 6, और इसमें आरक्षण दिया बिल्कुल यही, बिल्कुल सेम यही शैक्षिक संस्थाओं में इसमें जो है आरक्षण दिया। किसको? EWS। ये क्या होता है? ये क्या होता है EWS? ये है इकोनॉमिकली नॉट बैकवर्ड, वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। जो सारी बातें जो है यहां कही गई थी, वही सुविधाएं जो है वो लोग जिनको अभी तक कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, ऐसे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, उनको जो है 103वां संविधान संशोधन 2019 में जो है डाल के एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6। उसमें जो है EWS को जो है शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये आरक्षण दिया कितना गया? इसमें बताया गया उनको अधिकतम 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है, अधिकतम 10% तक, अप टू 10% ऑफ सीट्स कैन बी रिजर्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर प्राइवेट और पब्लिक। अब लिखा दे इसको, लिख लेंगे अपने आप। लिख लिया आपको क्या याद रखना है कि आप पूछा जाएगा 130वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये जो है EWS है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसको 10% आरक्षण देने से है। ठीक, 103वां या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का संबंध जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने से है। तो सारी चीजें, जो चीज यहां पर 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है ओबीसी, एससी और एसटी के लिए किया गया है, भाई ये जो है अनुच्छेद 15, ये क्या है? ये है आर्टिकल 15(5). ये बताता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी है उनको शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देने का अधिकार राज्य को है। जो अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 है, ये बस उसी बात को फिर दोहराता है, मगर ये कहता है कि EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण देने का अधिकार राज्य को है, और यह आरक्षण अधिकतम 10% सीटों का हो सकता है।
क्या लिखा पढ़िए। अब जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर बहुत व्यापक चीज हो गई। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 में जो हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहां पर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा है, चाहे वो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन ग्रांटेड हो या अनएडेड अनग्रांटेड हो, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मगर इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं है। इस चीज को लिखा आपने हिंदी में, आप पढ़िए हिंदी में आपके क्या लिखा है। मगर इसमें क्या शामिल नहीं है, अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान। या एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नो गवर्नमेंट रिजर्वेशन स्कीम shall be applied to minority educational institutions and institutions lying within the 6 scheduled areas। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, पूरा जो है 15(5) कहें तो ये वो है 15(5) इसको आप कंपेरिजन कीजिए। 15(5) में कह रहा है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा प्रदेश में। यहां पर भी यही बात कही जा रही है, पर डिफरेंस कहां आ गया? डिफरेंस आ गया यहां पर ओबीसी एससी एसटी को शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, और यहां पर बस ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। बस इतने अंतर है, बाकी सारी चीज सारी लैंग्वेज सेम है। हाँ, माने हम आपको ही बता रहे हैं कि जो चीज जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एससी एसटी और ओबीसी को दिया गया था, उसी प्रकार का अधिकार जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है। अर्थात शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण। शैक्षिक संस्था सरकारी हो सकती है, निजी भी हो सकती है। निजी में एडेड हो सकती है, वो अनएडेड हो सकती है। मगर जिसको बाहर रखा गया, जहां पर ये रिजर्वेशन की स्कीम लागू नहीं की जाएगी, वो कौन है? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मरियमपुर स्कूल है, ये क्रिश्चियन मिशनरी का है। यहां पर सरकार की ये स्कीम लगेगी नहीं। कोई दूसरा निजी स्कूल होता तो सरकार उसमें लगा देती है। वो कहता है कि हम तो आपसे सहायता भी नहीं ले रहे, हम तो पूरी तरीके से अपने पैसे से चलाए जा रहे होंगे। ठीक। दूसरा अंतर क्या है तो देखिए, यहां पर जो हमने कानून बनाया था, कानून हमने ओबीसी को 27% दिया, एससी को जो हमने 15% दिया, एसटी को हमने 5% दिया। यहां पर कानून लिख दिया गया कि इनको अधिकतम 10% तक दिया जा सकता है, और ये जो 10% है इसके अलावा है। माने इनकी हिस्सेदारी को भी बताया गया है। अर्थात भाई 100 सीटें हैं, सपोज किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 27 ओबीसी ले जाएगा, 15 एससी ले जाएगा, 5 ये ले जाएगा। ठीक, तो इनको तो इतना दिया जाएगा, इसके अलावा 10 जो है इनको दिया जाएगा। माने जिस 10% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। नहीं, यहां पर ईडब्ल्यूएस के कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप एससी हो, आपको आरक्षण मिलेगा। मतलब नहीं क्या आप ईडब्ल्यूएस हो, इकोनॉमिकली वीकर हो कि इकोनॉमिकली एडवांस हो, इससे मतलब नहीं है। दोनों में आएगा नहीं ना। हमने आपको अभी बात समझ गए। यहां पर जो आरक्षण मिलता है, यहां पर वीकर सेक्शन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप एससी हो
आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। चाहे आप वीकर हो चाहे एडवांस हो, आप एससी हो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आप एसटी हो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यहां पर कसौट है, यहां पर जो एडवांस है उनको नहीं मिलेगा, जो वीकर है उनको 70% मिलेगा। माने एक ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं, उसके पिताजी मंत्री हैं, उसके पिताजी जज हैं, ठीक, तो वो जो अप्लाई करेगा तो उसको रिजर्वेशन दिया ही नहीं जाएगा। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं जो उनके लिए है, जिनको अभी तक कोई रिजर्वेशन स्कीम दी नहीं गई थी, माने जो अपर कास्ट के हैं। बात समझा गए? जो ये डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट है ये उनको दिया गया है। हाँ हाँ, अगर नहीं आएंगे तब तो उनको यहां मिल जाएगा। अगर जनरल नहीं है तब तो उनको ऑलरेडी जो है रिजर्वेशन की कोई ना कोई स्कीम का फायदा मिल ही रहा है। जिनको अभी तक रिजर्वेशन स्कीम का कोई फायदा नहीं मिला, इट मीन्स दे आर द पर्सन हु बिलोंग टू अपर कास्ट, जिनको हम सवर्ण कहते हैं, उनके लिए ईडब्ल्यूएस की कॉन्सेप्ट लाई गई है। तो हाँ, तो इसके लिए जो है जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको हमें तर्क संगत बनाना है, उसका रैशनलाइजेशन करना है, आंख बंद करके रिजर्वेशन नहीं देना है। उसके लिए हमको इसमें क्लासिफिकेशन करना होगा। ये एससी का जो है ये किसी का इकोनॉमिकली एडवांस है, वो सिर्फ इसमें ओबीसी में, एससी एसटी में नहीं मांग जाते, नहीं। अब ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस का क्लेम करेंगे, अगर आप कहते हैं हम इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो फिर आप पूरी वही सिचुएशन लिखी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग समय पर नोटिफिकेशन जारी करती है कि जिसकी फैमिली इनकम इतनी होगी वो वीकर होगा। ये चलिए आपकी फैमिली इनकम इतनी है, आप 7 वीकर होने चाहिए, मगर आप जिस घर में रहते हो घर तो आपका बड़ा शानदार है, तो आप इकोनॉमिकली वीकर नहीं हो, या आपके पास खेती बाड़ी तो बहुत है, आप इकोनॉमिक वीकर नहीं हो। उसके लिए कई जो है पैमाने बनाए गए हैं। कब माने हम आप ईडब्ल्यूएस हो, क्या आप कितने बड़े घर में रहते हो, अगर आप उसको किराया उठाते हो तो कितना किराया आता। आजकल एससी एसटी भी बहुत अमीर होने लगे, मेरे मोहल्ले में दो तीन लोग हैं ना करके होएगा, और उनका 4 मंजिल था और ओबीसी में मेरा 1 मंजिल खड़ा हुआ है। अब देखिए ओबीसी में क्या है, ओबीसी में तो हमने एक कॉन्सेप्ट लाया है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ये होती है कि जो ओबीसी में हमने पता है कि मान लो ओबीसी में जो है उसके पिताजी जो है अच्छी पोस्ट में है, गवर्नमेंट जॉब में है, इसको कहा जाएगा क्रीमी लेयर में आ गया, अब इसको हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। ओबीसी में हम उनको रिजर्वेशन देंगे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। लेकिन यहां पर ऐसी कोई कसर नहीं है एससी एसटी में। आपके पिताजी जो है रिजर्व बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर हैं तो भी आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। आपके पिताजी विधायक हैं, मंत्री हैं, जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, मगर आप एससी हो तो आपको जब आप अप्लाई करोगे किसी जॉब के लिए या किसी एडमिशन के लिए तो आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बात उठाई जा रही है कि एससी में हम क्लासिफिकेशन करें कि जिसको 1 या 2 या 3 पीढ़ी जो है रिजर्वेशन मिल चुका है, माने अब उसका संपन्न हो चुका है, अब उसको उठाइए। तो एससी में जिनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिया गया है अब उनको दिया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, एससी में एक ऐसा वर्ग सामने आ गया है जो बार बार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, और चूंकि वो उठा रहा है तो उन्हीं के दूसरे भाई लोग जो कमजोर हैं उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। समझिए देखो इस बात को, इसको मिटा दें, इसको ये समझिए आप। हम इस बात को छेड़ना नहीं चाह रहे थे मगर आप लोगों ने इस बात को छेड़ दिया, हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। देखिए मान लीजिए 100 सीटें हैं, चाहे ये जॉब की हो
चाहे एडमिशन की हो। ठीक, ये 100 सीटों में से 22 सीट जो है एससी को मिलेगी। ठीक, फिक्स है। बाकी तो मिलेगी नहीं, बाकी तो फिर आप जनरल कंपटीशन करके आइए। जो रिजर्व सीटें हैं वो 22% रखी गई एससी के लिए। अब जो है मान लीजिए जो है 100 जो है एससी कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट हैं जो एससी के हैं। ठीक, इन्हें अप्लाई किया, सीटें मिल रही है आपको सिर्फ 22 ही। इन एससी में से कुछ ऐसे हैं जो कई पीढ़ियों से रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। उनके पिताजी बैंक ऑफिसर हैं, उनके पिताजी जो है कहीं डीएम हैं, उनके पिता माने उनके पिताजी उनके पिताजी बराबर रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो इसमें से वो कैटेगरी है ऊपर एडवांस हो चुकी है, उसके पास शिक्षा की अच्छी सुविधा है, उसके पास अच्छी फैसिलिटी है। तो ये 22% सीटों की जो रिजर्वेशन है जो उस कैंडिडेट को मिल जाएगी जो 80 मजबूत लोग हैं। इनके जो दूसरे भाई हैं जिनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला इसलिए अभी तक वो कमजोर बने हुए हैं, वो फिर से कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है आने का। एससी में वो वर्ग जो अगला बन गया है, एससी में वो वर्ग जो पिछड़ा है वो पिछड़ा बना हुआ है। एससी में वो वर्ग जो बात रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा है, घर से संपन्न हो चुका है, जागरूक हो चुका है, वो अपने बच्चों को पूरी फैसिलिटी दे रहा है और जहां एससी एससी की सीट आती है तुरंत उसको भर देता है। उन्हीं के दूसरे भाई वंचित हैं। अगर ऐसा किया जाए कि आपने 2 पीढ़ियों से रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया है, अब आप संपन्न हो, अब आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि एससी के वो कैंडिडेट जिनको अभी तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया गया था हम उनको रिजर्वेशन देंगे, आपको इससे बाहर कर रहे हैं। तो ये तर्कसंगत है। इस प्रकार से जब हम पूरे एससी समुदाय को रिजर्वेशन 2-2 या 3-3 पीढ़ी दे चुके हैं तो फिर हम रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। ये बात समझ आ रही है हम कहना चाह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं, ये रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन जो है आरक्षण किसी नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। ये नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। संविधान सरकार को ये अधिकार देता है, सरकार को, राज्य को, कि यदि वो चाहे, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन, उसको परमिशन है, अगर वो चाहे तो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसको लगता है कि रिजर्वेशन का उद्देश्य पूरा हो गया, सभी को हमने आरक्षण 2-2 पीढ़ी दे दिया है, अब किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म किया जा सकता है। रिजर्वेशन नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन। हाँ हाँ, तो उसी चीज, लेकिन हाँ हाँ, और वो 80 कैंडिडेट था। हाँ, तो अगर ओबीसी होता तो ओबीसी में क्रीमी लेयर में बाहर हो जाता, उसको ना मौका मिलता, ओबीसी में किसी कमजोर को मौका दिया जाता, लेकिन एससी में यह नहीं है। तो एससी में मांग उठाई जा रही कि एससी में भी आप क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट लाइए, या आप ये कॉन्सेप्ट ले आइए कि आपने 2 पीढ़ी से रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, अब तो आप इतने सक्षम हो, अब आपको रियायत की जरूरत नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ के तहत जो है अब हम आपके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि आपको 2 पीढ़ियों लाभ दे दिया, आप इक्विवेलेंट हो गए। अब आप जो दूसरे भाई एससी हैं या एसटी हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, अब आपको नहीं दिया जाएगा, अब उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आपके वाली ये 2 पीढ़ी दे दिया गया, ठीक, अब आपको नहीं दिया जाएगा। अभी आप वो भाई लोग जिनको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला हम उनको देंगे, उनको 2 पीढ़ी मिल गया, अब हमने पूरी बिरादरी को जो है 2-2 पीढ़ी रिजर्वेशन दे दिया। नमस्कार, रिजर्वेशन हम खत्म करते हैं। ये सही तरीका है, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आज रिजर्वेशन जो है एक जो है पॉलिटिकल इशू हो गया है और जिनको मिल रहा है वो इसको अपने मौलिक अधिकार की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमको तो चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि संविधान सरकार को यह अनुमति देता है कि यदि आप चाहो तो उनकी उन्नति के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो। अगर सरकार को लगता है कि उनकी हम उन्नति हमने कर ली तो उसको सरकार खत्म कर सकती है। तो ये किसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा क्योंकि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट।
हाँ ये बताया, चीज लिखा है हमने, देखिए हमने बताया स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन, ये सरकार को अधिकार दिया गया है। तो जरूरत है रिजर्वेशन की नीति को तर्क संगत बनाया जाए, जरूरत है रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, ताकि जो वास्तव में जरूरतमंद हैं उनको हम दें, और जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लाभ दे चुके हैं हम उनको अब उनसे हटा लें। बिल्कुल आइए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब समझ में आ रही बात? तो इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये स्टार बना के, रिजर्वेशन नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, ताकि आपको याद बना रहे। आरक्षण नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि आरक्षण सामाजिक आर्थिक न्याय का साधन है, हालांकि आरक्षण सामाजिक आर्थिक न्याय का एक साधन है। और आर्थिक न्याय का है, इट इज अ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, दो इट इज अ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। For weaker and deprived classes of citizens, it is a means of economic and social justice for weaker and backward classes of citizens। हालांकि सामाजिक आर्थिक न्याय का एक साधन है, ठीक। यदि सामाजिक आर्थिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, यदि आरक्षण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो राज्य इसे मैंने किसे, आरक्षण को वापस ले सकता है। तो राज्य इसे कौन, आरक्षण को वापस ले सकता है। जो पूरी तरीके से संवैधानिक होगा, जो बात समझा की, इसलिए लिखाया है क्योंकि जो बातें हमने आपको बताई हैं हमेशा याद नहीं रहेंगी, मगर जो आपके नोट्स में आ जाएगा, जब आप रिवीजन करोगे बाद में, तो आपको ये काम आएंगी। तो वापस ले सकता है। पैरा चेंज कीजिए। Policy of reservation to be successful, policy of reservation to be successful must be reviewed, policy of reservation to be successful must be reviewed। आरक्षण की नीति को सफल होने के लिए आवश्यक है, लिखिए, आरक्षण की नीति को सफल होने के लिए आवश्यक है, must be reviewed and rationalized आरक्षण, बात समझ आए? लिखा, आरक्षण की नीति को सफल होने के लिए आवश्यक है कि इसकी समीक्षा की जाए
इसकी समीक्षा की जाए, इसकी समीक्षा की जाए और इसे अधिकाधिक तर्क संगत बनाया जाए। इसकी समीक्षा की जाए, लिखते जाइए, महसूस करते जाइए। इसकी समीक्षा की जाए और इसे अधिकाधिक तर्क संगत बनाया जाए। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है, इसका एक तरीका यह भी हो सकता है इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि जो परिवार, अब जो परिवार में कौन से होंगे, SC ST OBC वीकर सेक्शन, ठीक। इसका एक तरीका यह भी है, हो सकता है कि जो परिवार कम से कम 2 या 3 पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले चुका है, जो परिवार कम से कम 2 या 3 पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले चुका है, उसे उसे उस परिवार को, माने उसे, ठीक है, उस परिवार को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाए, उसे आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया जाए, ताकि उसी समुदाय के वो लोग, ताकि उसी समुदाय के वे लोग, ताकि उसी समुदाय के वो लोग जो अभी तक वंचित हैं, ताकि उसी परिवार के वे लोग जो अभी तक वंचित हैं, ताकि उसी परिवार के वे लोग जो अभी तक वंचित हैं, उसी परिवार के वे लोग जो अभी तक वंचित हैं, उसी समुदाय के वे लोग, उसी समुदाय के वे लोग जो अभी तक वंचित हैं, आरक्षण से लाभान्वित हो सकें, से लाभान्वित, बेनिफिटेड, so that the community of the so that the member of the same community who are deprived till now can be benefited by the रिजर्वेशन पॉलिसी। की पूर्व समझ आ रही है? देखो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है पूरे वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, उस समुदाय के पूरे SC को मिल चुकेगा, और फिर जब पूरे समुदाय को मिल चुका, 2 3 दिन पड़ी, आरक्षण को समाप्त कर दिया, तो क्या होगा, ये आरक्षण जो अनंत काल तक चल रहा है, जो पता नहीं कब खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ये अंततः खत्म हो जाएगा और एक समरूप समाज की स्थापना हो जाएगी। और ये जो समाज में जो जातीय वैमनस्य है, हम इसको खत्म करने में सफल हो जाएंगे। देखिए आधुनिक समाज में जाति का आज वो स्वरूप नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज देखिए शादियां आज इंटरकास्ट हो रही हैं, तो आज जाति का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन ये रिजर्वेशन की पॉलिसी ने नए सिरे से जातिवाद को उभारा है। आज हम जाति को आप इस निगाह से देखते हैं कि उसको वो कोटे का है, उसको रिजर्वेशन का लाभ मिला हुआ है। अब हम आज जाति को इस निगाह से देख रहे हैं, अन्यथा अन्य मामले में अब जाति भेदभाव नहीं देख रहे हैं। साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं और शादी ब्याह तक हो रहे हैं, और माता पिता उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बिटिया ने या बेटा ने जाति से बाहर जाकर शादी कर ली और बाकायदे उसको अरेंज मैरिज का रूप दे दिया गया। लेकिन आज जाति किस रूप में देखी जा रही है, अच्छा उसको रिजर्वेशन मिलता है, वालों को 6,000 मिलती है, अब लोग को 4,000 मिलती है, और जनरल वालों को मिले, अगर मिलती है तो 2, और नहीं मिलती है तो वहां पर अपना बात आ जाती है, अच्छा वो जो उसको रिजर्वेशन। अन्य जगहों पर ये भावना नहीं आ रही है, अन्य जगह जो है अलग अलग जाति के लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और आपस में उससे शादी तक कर रहे हैं, सारे रिलेशन उनके बीच बन रहे हैं। हर घर में हो रही है, हर घर में हो रही है।
हम हर घर को जान रहे हैं, इवन हम अपने घर को भी जान रहे हैं, अपने बस परिवार को जान रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी को जान रहे हैं, खूब हो रहा है। तो वहां पर जाति की फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, लेकिन आज रिजर्वेशन को लेकर एक अलग तरह की फीलिंग्स आ रही है, अच्छा उसकी ये जाति है। तो अगर हम आरक्षण को तर्कसंगत बना दें तो उसको हम धीरे करके खत्म कर सकते हैं और हर एक उसका लाभ भी दे सकते हैं। ठीक। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 समझ लिया ना। क्या भैया बड़ी जल्दी बच जाता है, रोज पता लगता है। आज हम आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले गए ना। आज सिर्फ कोरी कोरी सुखी सुखी बातें नहीं हुई, उनका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है लोगों ने देखा। हाँ, अब आप अब थोड़ा आर्टिकल 340 समझ लें। देखिए अनुच्छेद 340 क्या है, ये जो है देखिए आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 इसके अंदर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सवा 11 बजे आपको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को ये अधिकार है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, हाँ हाँ, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू। अच्छा नहीं तो बस जैसे सोच रहा हिंदी में लिखना है तो अंग्रेजी में सुन लिया करो, और लिखा हिंदी में क्या करो, ठीक। अंग्रेजी इसको ध्यान से सुना करो। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए, कि पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए, माने टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, कि नागरिकों के पिछड़े वर्गों की दशाओं की, उनकी कंडीशंस की, उनकी स्थिति की जांच के लिए एक आयोग का गठन करें। ठीक, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। अनुच्छेद 340, आपको ये आर्टिकल याद रखना है। ये अनुच्छेद 340 क्या कहता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं में सुधार के लिए उनकी दशाएं कैसे चल रही, पहले उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसकी तहकीकात की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। तो ये काम के लिए राष्ट्रपति एक जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अपॉइंट कर सकते हैं। वो ऐसा पहला कमीशन अपॉइंट किया गया था 1953 में, काका कालेलकर आयोग। बिल्कुल ऐसा पहला आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ऐसा पहला आयोग का गठन 1953 में किया गया था। डेस्क पे लिखिए काका कालेलकर आयोग, लिख के दिखाएं क्या, काका कालेलकर लिख के दिखाएं, काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर आयोग। इसको जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पर नीचे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग।
इसको कहा जाता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक, अब जो एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया है, देखिए दूसरा सेकंड, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब सेकंड नंबर है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये हुआ था 1979 में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ये हुआ था 1979 में। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल बिंदेश्वरी, बी फॉर बैट, बीपी मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1979 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1979 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसमें जो केंद्र सरकार थी वो थी मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी। ब्रैकेट में लिखिए, केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार, ये जनता पार्टी सरकार थी। ब्रैकेट में मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार द्वारा गठित। मोरारजी देसाई सरकार कौन है? ये जनता पार्टी की सरकार है द्वारा गठित। मोरारजी देसाई नाम नहीं सुना इनका? सुना? मोरारजी देसाई ये प्रधानमंत्री रहे अपने। मोरारजी देसाई ये पहले जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई, अरे एक हमने आपको अभी जब हमने आपको बताया था यूनियन एंड स्टेट का, जब राज्यों का पुनर्गठन बताया था, हमने बताया था जब स्टेट ऑफ बॉम्बे था तो वहां गुजराती समुदाय के छात्र जो है वहां के मुख्यमंत्री के पास गए थे कि भाषा के आधार पर बॉम्बे स्टेट को बाइफर्केशन कीजिए और एक गुजराती राज्य बनाइए। तो उसमें वहां के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे। याद आ रहा है कुछ? जो क्वेश्चन हमने बताए थे, कहानी बताई थी, याद है कि नहीं याद? जो बॉम्बे स्टेट था वहां पर गुजरात लोग भी रहते थे। गुजरात जो आज का गुजरात है ये बॉम्बे स्टेट का पार्ट था। तो ये जो गुजराती छात्र थे वहां के जो मुख्यमंत्री था मोरारजी देसाई थे उस समय। इसको मंडल कमीशन कहते हैं। ठीक, ये दूसरा। देखिए अब सुन लीजिए, इसी मंडल कमीशन ने जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में और 10 साल बाद 1990 में जब केंद्र सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, वीपी सिंह की, नाम सुना इसका? नहीं सुना? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी 1990 में केंद्र में। उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया, लागू किया गया और 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था। ठीक है, बस कहानी इसको पूरी कहानी नोट ना करो, इतनी गुंजाइश बन मेरी, बहुत सारी बातें बताने को हैं। चलिए अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है।